अब हम बात करना चाहेंगे कि इन जनरल क्या फ्लॉज है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा निज़ाम ऐसा है कि जो बिल्कुल अनस्किल्ड लोगों को पैदा कर रहा है, जो इतनी मेहनत करके जो बच्चा स्कूल से आके कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, आखिरकार उसका हासिल कोई नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू मिनिस्टर साहब भी कर रहे थे। ये निज़ाम सारा ना सिंक्रनाइज नहीं है आपस में। एक तो हम बात करें एक जगह पे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ तालीमी इदारे स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स और पढ़े लिखे बंदे तो ऑन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन स्किल्ड जो है उनकी आउटकम कोई हमें मुआशरे को नज़र नहीं आ रही। यानी वो एजुकेशन जो है वो अगर टोटल वेस्ट नहीं है तो 90% वेस्ट है। इसके साथ हम एक चीज़ को बहुत इग्नोर कर रहे हैं, जिसके इस सेगमेंट, आपके पिछले सेगमेंट में बड़ी बात हुई, जिसको स्किल्ड एजुकेशन हम कह रहे हैं। पहले हम उसको टेक्निकल एजुकेशन का करते थे। जी बिल्कुल। तो ये एस्पेक्ट जो है वो हमारा टोटली इग्नोर्ड है। बिल्कुल। देखें आप अगर फर्ज करें, मैं तो देखें ना, जमाना डिग्री से बाहर निकलता जा रहा है, आप स्किल्ड की तरफ जा रहे हैं। दुनिया में स्किल्ड की डिमांड, यही मैं बात कर था कि स्किल्ड जो है, स्किल्ड एजुकेशन जो है या टेक्निकल एजुकेशन, फॉर एग्जांपल अगर एक एसी को रिपेयर करने वाला बंदा भी है तो दुनिया में वो भी अब हमें स्पेशलाइज चाहिए, और आप स्पेशलाइज की तरफ जाते हैं। अगर आपका कोई फ्रंट डेस्क ऑफिसर है तो आपको वो भी वेल ट्रेंड चाहिए, अगर आपका कोई पियोन है तो वो भी आपको वेल ट्रेंड चाहिए। ये टेक्निकल एजुकेशन जो है, इस एस्पेक्ट को हम मिस कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो एलीट क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है और लोअर क्लास भी है। हमने जो अटेंड करना है टेक्निकल एजुकेशन के जरिए, वो इस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है, इनको करना है। यहाँ से हमें लोग मिलेंगे जो फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे पूरी सोसाइटी को, और ये बहुत सारे मुल्कों में ऐसा हो रहा है कि हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। बात करें तो देखें, जब से डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी में इजाफा होता है खोखर साहब ख़ास तौर पर, तब से तो आपके पास इतने मौके हैं दुनिया में स्किल्ड एजुकेशन के हवाले से कि मुख्तलिफ स्किल्स हैं जिसके ऊपर काम करके लोग हज़ारों डॉलर्स फॉरेन करेंसी में भी पैसे कमाते हैं, और जिसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अब तो मतलब आप गूगल भी जो है वो अगर लोगों को हायर करता है तो वो डिग्री की बुनियाद पर नहीं करता, वो स्किल की बुनियाद पर करता है, और बहुत सारे नए मौके पैदा हुए हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम कॉलर ऐड करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम फरा है और मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। मैं न्यूली ग्रेजुएट हूँ, फ्रेश ग्रेजुएशन मैंने भी की है, और जब मैंने एडमिशन लेना था यूनिवर्सिटी में, मैंने एक्चुअली प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, तो जब मैंने एडमिशन लेना था और जब इंफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा था तो मुझे यूनिवर्सिटी ने बताया था कि HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है और जो इसकी डिग्री होगी वो अफिलिएटेड होगी HEC से। लेकिन अब क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कर ली है और रिसेंटली जो HEC ने लिस्ट जारी की है उसके अंदर W कैटेगरी के अंदर भी फॉल नहीं करी मेरी यूनिवर्सिटी, तो मुझे जो डिग्री इशू हुई है वो कॉलेजेस की हुई है, यूनिवर्सिटी की नहीं हुई। हालांकि तालीम मैंने यूनिवर्सिटी से हासिल की है। तो मेरा ये सवाल है कि मेरी डिग्री तो फिर फारिग हो गई है, मुझे तो कॉलेज की डिग्री एक मिली है जो कि मेरे शायद किसी काम में भी नहीं आ सकती, प्रोफेशनल लाइफ में भी शायद मैं उसको इस तरह से यूज नहीं कर सकती। तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ अब। ठीक, इमरान साहब, इसके अंदर जो उन्होंने बात की है ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में कॉमन बात हो गई भी अब कि बगैर एफिलिएशन के बेसिकली होता ही है कि अभी घर के अंदर जो है ना कोई चीज़ आती नहीं और पहले ऐलान हो जाता है। यहाँ पे एडमिशन के बोर्ड पहले लग जाते हैं कि जी हम ये डिग्री दे रहे हैं, लोग आ जाते हैं, बाद में यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती। मिसाल के तौर पर ऐसे कई लॉ कॉलेजेस होते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन मिली नहीं होती, पहले एडमिशन कर लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे बने हुए हैं। तो इनके साथ भी उस तरह हुआ, और इसके अंदर फिर जो इनकी ग्रीवियंस है फिर वो HEC ही डील कर रहा होता है, और जो नुकसान इनका हो गया होता है जाहिर है फिर इवेंचुअली ये उसके ऊपर अपना रिलीफ देखेंगे, अगर वो किसी तरीके से इक्विवेलेंसी हो जाए तो मिल जाए। और जो ये सारा जो भी इसको डील करेगा वो HEC ही डील करेगा, बिल्कुल, और HEC के ही रहमो करम पर आपकी डिग्री अनफॉर्चुनेटली है। और सब इसके अलावा अगर हम बात करें खोखर साहब, तो पाकिस्तान में अगर हम निसाब के वाले से बात करें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वही निसाब जो आज से 30 साल पहले चल रहा था वही आज वही निसाब है, बेसिक्स वही हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी बात करें, IT, अगर हमारा जो हरीफ मुल्क भारत है वो आज जितना दुनिया तेल बेचती है उससे ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी बेचता है। इसलिए बेचता है ना क्योंकि वो अच्छे स्किल्ड प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली। इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत तो बेसिक एक एजुकेशन है, दूसरा हमारा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ हमारा रुझान नहीं है।
जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे थे, कॉन्सेप्चुअल स्टडी का तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम तो रटलाइजेशन पे बिलीव करते हैं। हम तो कहते हैं बंदे को जुबानी जो है वो फर चीजें आनी चाहिए और वो एग्जाम में वो फर चीजें सारी की सारी लिख दे, और अगर कोई बच्चा लिख दे तो उसको हम मार्क्स ज्यादा देते हैं, 90%, 99% भी सम केसेस में, और डर ये है कि कहीं 100% से ज्यादा ना ले जाएं। बिल्कुल। और यहाँ से आउटकम कुछ नहीं मिलेगा सिवाय उन पेपर के ऊपर नंबरों से। माँ बाप को अपने बच्चे से ये नहीं चाहिए कि वो अगली जमात में चला गया कि नहीं, वो ये चाहिए कि उसने मार्क्स कितने लिए। देखिए ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी मिडिल क्लास का कि हम भाग ही नंबरों के पीछे रहे हैं। हम सारा दिन एक बच्चे को एक ही लूप में घुमाते रहते हैं कि एक ही कोर्स को उसने सारा दिन पढ़ना है, इसके अलावा उसने और कुछ नहीं करना, ना उसकी कोई ज़हनी नशोनुमा हो सकती है, ना कोई फिजिकल ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि वो अपने माइंड में ही इतना थक जाता है उसी चीज़ को रिपीट कर करके, और उसके अंदर एक खौफ होता है कि अगर मैंने एग्जाम में ये चीज़ एग्जैक्ट ना लिखी रटा लगा के तो मुझे फेल कर दी। और होता भी ऐसे है, अगर फर्ज करें एक स्टूडेंट जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखता है एग्जाम में, तो आप मुझे बताएं कि एग्जामिनेशन को चेक करने के लिए कौन सा बंदा बैठा है जो उसकी नई बात को अप्रिशिएट करे? कोई भी नहीं बैठा। यहाँ से यही प्रॉब्लम की जड़ है। बल्कि कार्ड दिया जाएगा, उसके नंबर काट दिए उसको 0 दे दिया जाएगा। कुछ लिख दिया तो अब उसका हो गया नुकसान। अब तो वो किसी को प्रेफर नहीं करेगा कि कभी भी वो आए। ये जो आप बात कर रहे थे ना, एक निसाब हम 30 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें भी होंगी जैसे रोमन हिस्ट्री है, अपनी इस्लामिक हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, ये हम 100 साल से भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टाइम के साथ सिंक्रनाइज नहीं हम कर रहे। देखिए ना, मैं खोखर साहब जो मैं बात कर रहा था, बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे जो फिजिक्स है उसके जो बेसिक थ्योरीज हैं वो तो वो ही रहेंगी, लेकिन जब हम अपने किसी बच्चे को दुनिया से compete करने की बात करते हैं तो ये जब सारी स्टडीज़ हैं ये बहुत आगे जा चुकी हैं। हमारे पास ना तो रिसर्च के रिसोर्सेज हैं, ना स्टेट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं कि बच्चों को रिसर्च लेवल पे लेके आया जाए, उनकी ज़हनी नशोनुमा को और मज़ीद बढ़ाया जाए, वो रिसर्च करें, वो उसके ऊपर पैसा लगाया जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। एक बात मैं ऐड करता हूँ, अभी राजा साहब यहाँ पे नहीं है, पर उनकी गवर्नमेंट के टाइम पे कोविड जब आया तो इन्होंने ही बेसिकली ये कहा कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा, इम्तिहान नहीं होते तो सारे पास हैं। वो लोग जो एक्चुअली डिजर्व भी नहीं करते थे पास होना, वो कोविड के बहाने पास हो गए। यहाँ तक इन्होंने कहा कि मुझे याद हो सके जब पॉलिसी इनकी बनी, इन्होंने रिजल्ट अनाउंस होने से एक दिन पहले पॉलिसी अनाउंस की कि जी हम हर बच्चे को जितने उसके मार्क्स बनेंगे, अगर कोई फेल है तो 33 दे के पास करेंगे 33% पे, और जितने नंबर उसके आए हुए हैं ना उसमें 10% ऐड करेंगे। और एग्जाम इनके गालबन 3 सब्जेक्ट के सिर्फ हुए। तो गुजरांवाला बोर्ड में एक लड़की थी जिसके पूरे नंबर बन रहे थे, तो जो बोर्ड के हेड थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसको क्योंकि 10% एडिशनल देने तो इसको 1100 में से 1210 नंबर मिलेंगे। हम इस मुल्क के अंदर हम लोग बैठ के जब बात करते हैं एजुकेशनल सिस्टम की, तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मैं एक बात करता हूँ, और ये मेरे ख्याल से आप में से किसी के इल्म में शायद ना हो, अगर होगी तो GC के पहले प्रिंसिपल का नाम क्या था? लेटनर थे, GW लेटनर। सही। पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले जो VC थे, जो उनके हेड थे, जो फाउंडर हैं बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी, उनका नाम वही है, GW लेटनर। ये एक ही बंदा है। ये वक्त ये बनी है दोनों यूनिवर्सिटीज़, GC 1873 में बनी है और पंजाब यूनिवर्सिटी भी 1870s में बनी है। उस वक्त बड़े सगीर के अंदर, अब मैं आपको बेसिक रूट कॉज बताने लगा हूँ कि हमारा एजुकेशनल निज़ाम क्यों तबाह हुआ। इस वक्त जब 1870s के अंदर यहाँ पे रंजीत सिंह की हुकूमत थी, सिख अंपायर का ये हिस्सा था। सिख अंपायर दुनिया की सबसे जो प्रोग्रेसिव स्टेट थी या अंपायर थी वो थी। यहाँ पे सबसे ज्यादा सोना था जो अंपायर के पास था, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट था और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थी, क्योंकि यहाँ पे हर कबीले के पास, आपको जिस तरह राजा साहब भी बता रहे थे कि हमारा जो निज़ाम है वो सेमी ट्राइबल सा था। हर कबीले के पास अपनी तलवारें होती थी, अपना असला होता था, क्योंकि पुलिस का कॉन्सेप्ट नहीं था। कोतवाली तो गोरे लेके आए थे, तो वो तलवारों और उनका ज़माना तो गुजर गया। आज तो 2024 है, आज तो डिजिटलाइजेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, स्किल्ड एजुकेशन का दौर है। बहुत सारे माहिरीन के मुताबिक खोखर साहब, पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो कोई प्रोडक्टिव स्किल्ड लोग, प्रोफेशनल लोग नहीं पैदा कर रहा, वो ज़हनी गुलाम पैदा कर रहा है। क्या ये कहना दुरुस्त होगा? ये कहना गलत भी नहीं होगा एक नज़रिए से, लेकिन मैं बात, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं शिराजी साहब की बात से स्टार्ट करता हूँ। इतना बड़ा मुग़ल एम्पायर था, एंड यू गो थ्रू द हिस्ट्री बुक्स, और बाबर की सिर्फ जदीद तोपों की वजह से उसने जीत लिया बरे सगीर को। तो टेक्नोलॉजी जो है वो किसी दौर में भी
रियासत जो है वो एक तरक्की की मिसाल बन सकती है, तरक्की की वजह टेक्नोलॉजी। उस दौर की टेक्नोलॉजी थी, जदीद तोपें वो लेके आया और उसने बरसगीर पे इतने 100 साल हुकूमत की, लेटर ऑन उसकी पूरे का पूरा एक एम्पायर बिल्ड किया। हम टेक्नोलॉजी में ही पीछे हैं और टेक्नोलॉजी को हम जो है वो कंसिडर करने से बिल्कुल आ रही हैं। हम मोबाइल देखें, अब आपके बुजुर्ग भी मोबाइल चला रहे हैं। हम बहुत अरसा जो है इस चीज़ों से दूर रहे, कंप्यूटर की अब हमारे पास इस्तेमाल हमें आ गया। ने तो बहुत सारे प्रोफेशन क्रिएट कर दिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें मोबाइल का इस्तेमाल करना आ गया, अगर हमें कंप्यूटर यूज करना आ गया, बनाना क्यों नहीं आ रहा? अगर हम गाड़ी को देख के भी गाड़ी नहीं बना पा रहे तो मसला कहाँ पे है? मसला यही मेरा एक ही मसला है, लोग ही नहीं पैदा कर मैं ये कहता हूँ क्रिएट करें या उसको, मैं ऐसा बंदा पैदा नहीं कर पा रहा जो नई गाड़ी को पाकिस्तान में डिजाइन करे। और लोग जो हैं वो एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई बंदा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा कि एक बंदा जो है वो नया डिज़ाइन बिल्ड करे और हम उस डिज़ाइन को जो है वो मार्केट में ले आए और वो फिर गाड़ी बनाए। अब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से नहीं कर रहा तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? तो स्टेट हैज़ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टेट सामने आए और इस तरह के बंदों को तलाश करे। मेरा क्वेश्चन है एक, मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ कि वो जो बच्चे जिन्होंने कोविड में और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद 1100 में से 1100 नंबर लिए, वो बच्चे आज कहाँ हैं? बिल्कुल उनकी रिकग्निशन क्यों नहीं है? वो किसी चीज में डेवलपमेंट में क्यों नहीं है? वो किसी फील्ड में हेड क्यों नहीं है किसी इंस्टीट्यूट के? वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? बिल्कुल नजर क्यों नहीं आ रहे? आपने बिल्कुल सही बात की। नाज़रीन, बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में जिन बच्चों को पाकिस्तान का फ्यूचर कहा जाता है या रियासत की ज़िम्मेदारी कल को उन्होंने संभालनी है, उन्हीं बच्चों पर रियासत की कोई तरजीह नज़र नहीं आती। आज की जितनी भी डिस्कशन, वैसे तो एजुकेशन सिस्टम एक बहुत वाइड टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने के लिए अगर हम घंटों भी लगे रहें तो वो कम होंगे, लेकिन हमने कोशिश की कि की पॉइंट्स के ऊपर बात की जाए और आपको अवेयरनेस फराहम की जाए। और पता यही चलता है कि आज आके चाहे कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, आज आके यही सवाल पैदा होता है कि रियासत कहाँ है? इन सारे बच्चों को जो आज ये हमारी कौम का फ्यूचर है, इनके लिए रियासत क्या कर रही है? इनको बुनियादी तालीम या स्किल्ड एजुकेशन देने के लिए रियासत क्या कर रही है? कल को ये जो अनस्किल्ड लोग होंगे ये क्या करेंगे? ये तो तबाही फिर जाएगी हमारे मुआशरे की। जिस तरह से दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं हर लिहाज से।